Hello and welcome, dear students. This is Sajid Ahmad Khande here, faculty at Vertical Classes. Today we are going to start our lecture series for technical portion of your syllabus. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात इम्पॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। जो ये टेक्निकल पोर्शन है, आपको इसमें ना ही कोई डिग्री करनी है, ना आपको इसमें रिसर्च करना है। बस हर एक टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन किया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है और उतने डेप्थ तक पढ़ना है जहाँ तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जेके एसएसबी जो एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ना कि आपको ये डिस्क्रिप्टिव वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, ना कि रिसर्च करना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके सिलेबस का लास्ट यूनिट है। तो पहले हम जान लेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसके साथ एसोसिएट है? प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, जब वो चार्ज मूव करता है या किसी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसके दो टाइप्स है, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज प्रेजेंट होता है, मूवमेंट नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता ही है इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कितना रोल है, डे टू डे लाइफ में कितना रोल है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप देखेंगे होम्स में, ऑफिस में या इंडस्ट्रियल लेवल पे आप जाएंगे तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। जो हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी उनमें हम कैसे जनरेट करते हैं? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये चार्जड स्पीशीज है। ठीक है, Excuse me। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे एक अल्युमिनियम या कॉपर वायर हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है। तो ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा तो कैसे होगा? थ्रू है कंडक्टिंग मीडियम। कुछ भी मटेरियल हो सकता है यहाँ पे जो कंडक्टिंग हुआ। ठीक है, तो अब आपको मैंने ऑलरेडी बोला दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक क्या है? चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्जेस एक बॉडी के सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, जो करंट ड्यू टू दैट चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड करंट, स्टैटिक करंट, और हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे रबिंग से होता है, जब हम कॉम को रब करते हैं हेयर्स के साथ, फिर अगर आप देखेंगे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही लाइटनिंग जो नेचुरल फिनोमेना है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, ऐसे ही फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, तो ट्रांसफर होता है चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या आप कभी डोर को टच करते हैं, आपको थोड़ा सा करंट लग जाती है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्टैटिक चार्जेस। ऐसे ही आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब करंट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। जैसे बैटरीज में, जनरेटर्स में, जो हम जनरेटर यूज़ करते हैं जनरेशन के लिए, ठीक है, ऐसी बैटरी जो हम घर में यूज़ करते हैं फॉर इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर फिर उसको डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो करंट है ड्यू टू चार्जेस इन मोशन से प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो करंट है ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चलते हैं नेक्स्ट जो है, अगर आप देखेंगे एटॉमिक लेवल पे, हमने सुना है कि एक जो मैटर है यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट, उसमें एटम्स होते हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, इस एटम के जो सेंटर पे होता है एक ह्यूज मास होता है, हैवी मास होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, चार्ज स्पीशीज होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में। ठीक है, और जो सराउंडिंग्स है, न्यूक्लियस का जो सराउंडिंग है, इसमें अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जो ये सराउंडिंग्स है इसमें ऑर्बिट्स है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व करते हैं इन दोज ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो एटम है इसमें होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? चार्जड पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन विथ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मास दोनों का होता है। ठीक है, तो उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर हम देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाउंड होते हैं विथ एटम्स, अदर एटम्स। ठीक है, अपने एटम के साथ, और फिर बाकी एटम्स जो होते हैं मटेरियल में, तो उनके साथ ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, फिर जब हम एक्सटर्नल एनर्जी इनको प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैटरी, थ्रू जनरेटर, तो उसके साथ क्या होता है? उस एनर्जी के साथ सम
इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, जो हम एनर्जी देते हैं थ्रू बैटरी या जनरेटर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट करते हैं मूव मूव करना इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि करंट कैसे प्रोड्यूस होती है इन ए मटेरियल पार्ट, इन ए मटेरियल। ठीक है, तो अब चलते हैं जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम जनरेट करते हैं। अगर आप देखेंगे प्राइमरी सोर्सेज में जो है दैट इज कन्वेंशनल सोर्सेज, अगर देखेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज में है कोल है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जो कन्वेंशनल सोर्स जो हम यूज़ करते आए हैं पहले से, तो उनमें है कोल, न्यूक्लियर, जिनको हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऐसे ही है रिन्यूएबल सोर्सेज, जो रिन्यूएबल है, जो नॉन कन्वेंशनल है, रिन्यूएबल सोर्सेज है। ऐसे ही हम जैसे कन्वेंशनल को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो मेरे साथ साथ, जो मैं ऑरली भी बोलता हूँ आप वो अपने नोट्स में नोट कर सकते हो, और मैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा लास्ट में। तो आप देख सकते हो जो कन्वेंशनल सोर्स है उनमें कोल है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ऐसे ही जो रिन्यूएबल सोर्स है उनमें है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ऐसे ही विंड है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, ये रिन्यूएबल सोर्स है। इनके ड्रॉबैक्स है पोल्यूशन वगैरह जो होता है इन जो कन्वेंशनल सोर्सेज है इनकी वजह से, और आफ्टर सम टाइम कहते हैं कि आफ्टर 200 ईयर्स ये एक्सटेंड हो जाएंगे ये सोर्सेज, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसे हम आज सोलर रूफ टॉप यूज़ करते हैं घरों में, तो बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे आप एप्लीकेशंस क्या क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी आपने हर जगह आजकल ये आप देख रहे होंगे कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। जैसे लाइटिंग के लिए घर में यूज़ करते हैं स्ट्रीट लाइटिंग, या ये यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में जो है, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह लाइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हर जगह, हॉस्पिटल्स में, घरों में। ऐसे ही कम्युनिकेशन, जो भी जिस टाइप का भी कम्युनिकेशन हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम फैब्रिकेशन करते हैं, आईसीज वगैरह की, जो आप देखते हो मोबाइल फ़ोन्स में या लैपटॉप्स वगैरह में, जो या आईसीज वगैरह होते हैं, जो हम फैब्रिकेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हेल्थ केयर सिस्टम जो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा हर जगह वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं वगैरह। ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशन आपको पता ही है, टेलीकम्युनिकेशन जो है दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन, जैसे इंटरनेट है ये दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब चलते हैं टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं। जो अभी मैंने बोला कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। ठीक है, ये अभी मैंने बोला जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो है इनसाइड जो चार्जड बॉडीज है वो है प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ही जो उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जो ऑर्बिट्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं विथ सम फिक्स्ड एनर्जी, तो उनका जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज। और अगर देखेंगे मेटल्स में जो कंडक्शन होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, लेकिन ये स्टेशनरी होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये कंडक्शन में काम नहीं आते। ऐसे ही आयन्स है, आयन्स क्या है, ये चार्जड एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। ये कहाँ पे करंट फ्लो करती है, करंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स या गैसेस में फ्लो होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज आयन्स, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की दैट इज चार्ज। अगर आप देखेंगे अभी मैंने बोला आपको जो मैटर है उसमें एटम्स होते हैं, एटम में होता है चार्ज। क्या चार्ज है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दैट कॉजेज इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शंस, जो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शंस होते हैं बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स, बिटवीन डिफरेंट एटम्स, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और अगर आप अब हम इसको इस चार्ज को किसी फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ठीक है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड इट। ठीक है, अगर आप देखेंगे एनी ऑब्जेक्ट हैविंग एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस भी ऑब्जेक्ट में एक्सेस या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसमें क्या है, हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली चार्जड है। किसी में ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो हम नेगेटिवली चार्जड कहेंगे, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्जड। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज जो है दैट इज कूलम, तो एक कूलम कितना होता है, एक कूलम इज
+242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें ये पॉइंट्स आपको मेंशन किए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज पे। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या क्या है, अभी मैंने आपको बोला। अगर कोई हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इसने अटेन किया, ठीक है, अचीव किया। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसकी वजह से जो है इसका जो चार्ज आएगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज, जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन, अगर हम कहेंगे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन आएगा क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव। तो ऐसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी जो है लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल मीन्स अगर पॉजिटिव दो चार्जेस हैं हमारे पास तो ये आपस में क्या करेंगे, जो आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, आपस में रिपेल करेंगे। जो सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे। ऐसे अगर आप हमारे पास है अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मीन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा है नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जो एडिशन प्रॉपर्टी है चार्जेस की, जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम में, किसी भी मटेरियल में जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। जितने भी चार्ज उसमें है उनका अल्जेब्रिक सम। जैसे हमारे पास है 1 कूलम ऑफ चार्ज प्लस 2 कूलम ऑफ चार्ज, ऐसे ही -2 कूलम है तो -2 कूलम ऐसे ही माइनस के साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम माइनस को स्किप करेंगे, हम सीधे डायरेक्टली ऐड करेंगे, नहीं। इसलिए कहते हैं अल्जेब्रिक सम। मैंने आप यहाँ पे मेंशन किया अल्जेब्रिक सम, हमें चार्ज को ऐड करना है विद साइन, ठीक है। तो टोटल चार्ज आएगा 1 कूलम। जिस सिस्टम का जो ये सिस्टम है इसका सिस्टम चार्ज आएगा 1 कूलम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी। टोटल चार्ज जो है वो होगा दैट विल बी अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, जितने भी सिस्टम में चार्जेस होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम कहते हैं चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स मीन्स पैक्स, बंडल्स या हम पैक्स कहेंगे तो पैकेट्स कहेंगे, ठीक है। तो जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ई जो है ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आप याद रखेंगे। तो जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है चार्ज की, हम कहते हैं कि जो चार्ज है वो एग्जिस्ट होता है एज पैकेट्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम नहीं कहेंगे 10.5 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 10.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मतलब है कि जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। तो ये है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिस्टम है तो इसमें क्या है, दो आइटम्स है, ठीक है। हमारे पास सिस्टम है, इसमें 2 आइटम्स है। फॉर एग्जांपल इनमें एक में है +2 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे है, इसमें है 3 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, +3 कूलम ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, 5 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। अब अगर एक एटम जो है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज किसको दिया, 1 कूलम ऑफ चार्ज किसको दिया, 1 कूलम इसको दिया। तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी इसकी, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 कूलम रहेगा इस एटम के पास, और जो दूसरा होगा उसके पास 3 + 1 = 4 कूलम। तो टोटल कितना रहेगा फिर भी, तो 5 कूलम ऑफ चार्ज इसमें टोटल रहेगा। इसलिए कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो स्टेटमेंट है इसका, जो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लास्ट जो है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जहां भी आपको मास देखने को मिलेगा, मास मटेरियल मतलब मटेरियल देखने को मिलेगा, मैटर देखने को मिलेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोलम्बस लॉ। कोलम्बस लॉ क्या है, ये कोलम ने दिया, चार्ल्स कोलम ने ये ला दिया, इसलिए हम कहते हैं कोलम्बस लॉ, ठीक है। तो इसी के नाम पे जो यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज कोलम, ठीक है।
तो ये कोलम्स लॉ इसका जो स्टेटमेंट है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास दो चार्जेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ऐसे ही दो चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है, तो इनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, तो अनलाइक चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, वो किसने दिया, कोलम ने। जो फार्मूला है उसकी F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये कॉलम ने दिया कि जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइड बाय R स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो डिस्टेंस इनके दरमियान है, जो डिस्टेंस इनके दरमियान दैट इज R। तो उसके इनवर्स, इनवर्स R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है कौन सा, फोर्स जो है, ठीक है। तो ये जो है F इज फोर्स इन न्यूटन, Q1 Q2 चार्जेस हैं इन कोलम्स, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन मीटर्स। तो K क्या है, K है कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, एक याद रखना है, जो फोर्स होता है कोलम्स फोर्स, वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एंड जो फोर्स है, दूसरी जो रिलेशन है दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द टू जो चार्जेस है उसके स्क्वायर को इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग डिस्टेंस रिड्यूसेस फोर्स रैपिडली, अगर ये जो डिस्टेंस है बढ़ाएंगे तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वो वीक होगा, तो बहुत कम होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आपको क्या याद रखना है, जो कूलम्स लॉ है दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है वो इसमें कंसिडर होती है, जो इनवर्स रिलेशन है फोर्स और बिटवीन डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस, तो वो क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पे डेफिनेशन है करंट की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रिक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है मटेरियल में, अब ये जो फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, रेट, जहां पे भी आपको कहीं पे भी रेट टर्म जो है, रेट वर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब है किसी भी पैरामीटर, किसी भी कांटी का चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यहाँ पे I इज इक्वल Q डिवाइड बाई T, Q क्या है, Q है चार्ज, तो T क्या है यहाँ पे, T है टाइम, तो टाइम यहाँ पे सेकंड्स में है, और जो चार्ज है, चार्ज किसमें है, कॉलम्स में, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है मटेरियल में विथ रेस्पेक्ट टाइम, रेट है ना, रेट, तो इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टाइम कितना फ्लो होता है, उसी को हम डिफाइन करते हैं एज करंट, ठीक है। जो करंट का यूनिट है एम्पियर है, करंट का यूनिट जो है दैट इज एम्पियर। तो अब आप किसी कोई पूछेगा 1 एम्पेयर कितना होता है, 1 एम्पेयर अगर आप देखेंगे फार्मूला से भी देख सकते हो, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी मीटर में पास होगा, फ्लो होगा इन 1 सेकंड। मैंने आपको बोला जो एसआई यूनिट है टाइम का वो है सेकंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज 1 कूलम डिवाइड 1 सेकंड। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा किसी मटेरियल में इन 1 सेकंड, उसको हम डिफाइन करते हैं एज 1 एम्पेयर। एग्जाम में आपको डेफिनेटली ऐसी ही डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 ओहम, डिफाइन 1 वोल्ट, ये डेफिनेशन वही से आएगी आपको। वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा कि अमंग द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 एम्पेयर आपने ऑलरेडी अब डिफाइन किया, 1 एम्पेयर इज 1 कूलम बाई 1 सेकंड। 1 कूलम ऑफ चार्ज जब फ्लो होता है किसी मीटर में 1 सेकंड में, तो हम डिफाइन करते हैं एज 1 एम्पेयर, ठीक है। चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, दैट इज 1 एम्पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, किसी भी मटेरियल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। जैसे अगर यहाँ पे है, हमने यहाँ पे मटेरियल एक लिया है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब यहाँ से हमने ये इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बोला जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। एक्सटर्नल एनर्जी अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, तो बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव। आपने ऑलरेडी देखा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में। लेकिन जो एक्चुअल करंट है, कन्वेंशनल करंट जो है, दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तभी करंट फ्लो होती है, क्योंकि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं
पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फिर करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो आगे हम डेप्थ में देखेंगे, फिलहाल के लिए आप ये समझ लेंगे कन्वेंशनल करंट होती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर करंट फ्लो। करंट कब फ्लो होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एक चार्ज कैरियर्स होने चाहिए फ्री टू मूव। तो दूसरी बात जो है, अब सर्किट क्लोज होना चाहिए करंट फ्लो होने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट किया है। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे क्रिएट की, यहाँ से पॉजिटिव दिया, यहाँ से नेगेटिव दिया। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे हमने पोटेंशियल दिया, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 है, तो यहाँ पे 0 एम्पेयर करंट फ्लो होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। ये कब होगी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तभी करंट फ्लो होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलते हैं आगे। अब क्या है टाइप्स ऑफ करंट। अब करंट के टाइप्स क्या क्या है, जो बेसिक टाइप है, इसके बेसिक डेफिनेशन जो है, दैट इज डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी करंट क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे अगर आप देखेंगे ये है, यहाँ पे हम एक्स के एक्सिस यहाँ पे करंट दिखाएंगे, तो ये है करंट, डीसी करंट, ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, 0 से ये इंक्रीज हो रही है, तो इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे बैटरीज क्या दे रहे हैं, कांस्टेंट करंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बैटरी है हमारे पास, 12 वोल्ट बैटरी है, तो 7.5 एम्पियर और कैपेसिटी है उसकी, तो ये फिक्स्ड जो करंट है दैट इज डीसी करंट। ठीक है, जो बैटरी से मिलती है दैट इज डीसी करंट, ये अल्टरनेटिंग नहीं होती है। ऐसे ही सोलर सेल्स में जो हम ये सोलर पैनल से करंट जनरेट करते हैं, डीसी करंट, तो जो हम स्टोर करते हैं फिर बैटरी में, दैट इज आल्सो है डीसी करंट। वो क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज 0 हर्ट्ज। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट एसी है, जो आप घरों में यूज करते हो, ठीक है, हाउस होल्ड पावर सप्लाई जो है दैट इज टोटली एसी। ठीक है, तो वो क्या है, चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली, जो वो करंट होती है, एसी करंट है, इसकी जो करंट डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। ठीक है, देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव, ये कंटिन्यूसली चेंजिंग अल्टरनेटिंग है। अब कितने साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा एक सेकंड में, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिया में हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब एक सेकंड में जो है ये एसी कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, 50 साइकिल्स। ठीक है, 50 साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट करते हैं, तभी आपको जो बल्ब वगैरह है ना उनकी फ्लिकरिंग नहीं दिखती है, अदरवाइज वो कंप्लीटली कंटिन्यूसली क्या डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अगर कोई भी मटेरियल होगा हमारे पास तो उसमें करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होना मतलब चार्जेस फ्लो होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो अब ये चार्जेस है, अगर इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल, ऐसे मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनको जो मूवमेंट मिलती है, जब ये फ्लो होते हैं तो इनकी मूवमेंट के लिए मैंने आपको बोला बाहर से एनर्जी मिलनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, ये एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो चार्जेस को पुश करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज को एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक मटेरियल में चार्ज को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो इसके लिए वर्क डन लगती है, उसको हम डिफाइन करते हैं एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, जैसे एक फार्मूला है V इक्वल टू W डिवाइड बाई Q, दिस इज वर्क एंड दिस इज चार्ज। ठीक है, तो यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज का दैट इज वोल्ट। तो अगर एक वोल्ट डिफाइन करना होगा, अगर आपको एक वोल्ट डिफाइन करना होगा, व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो उस टाइम हम डिफाइन करेंगे दैट इज 1 वोल्ट। तो कितनी वोल्टेज हमें लगेगी इस चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में कितनी वोल्टेज लगेगी, दैट विल डिफाइन एज 1 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज एक्ट्स लाइक ए प्रेशर, लाइक इन वाटर पाइप। अगर वाटर पाइप होगी, उसमें जो वाटर फ्लो होता है, तो वो किस स्पीड से चलेगा, कितना फ्लो होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज कैरियर्स है, चार्ज जो है फ्लो होने के लिए, इसके लिए एक प्रेशर होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, अब है
ये कैसे होता है ये मैकेनिज्म? इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ड्राइव्स इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर ये हायर पोटेंशियल पे पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू दिस वोल्टेज डिफरेंस। ड्यू टू दिस वोल्टेज डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन पॉइंट्स के दरमियान। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करता है, तभी तो करंट फ्लो होती है। ये एक प्रेशर है, मैंने ऑलरेडी बोला, ये एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। हायर वोल्टेज मीन्स मोर फोर्स पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हायर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फोर्स मिलेगा, ज़्यादा पुश मिलेगा किनको? इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए, तो तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो चलते हैं आगे। अब देखेंगे 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हैं, हमें एक मटेरियल में 2 पॉइंट्स है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वोल्टेज लगती है, तो उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, एक 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट विल डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन मिलेगा 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको देखना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी जो आपने अभी फार्मूला देखी, V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब अगर देखें W विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स V, वोल्टेज V वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एनर्जी गेनड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मटेरियल, किसी मटेरियल को हम 1 वोल्ट देंगे, उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना एनर्जी, यहाँ से हम 1 वोल्ट देंगे, 1 वोल्ट एनर्जी, यहाँ पे वोल्टेज देंगे 1 वोल्ट, तो उस टाइम जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, जो एनर्जी गेन करेगा, दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट, दैट विल गिव अस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टर्म्स ऑफ जूल किसके बराबर है? अब यहाँ पे ई के बदले हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू देंगे -1.6 इंटू 10⁻19, तो जूल्स में है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। ये याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस जैसे आपको पता है, ये रेजिस्टेंस इज अपोजिशन या अगेंस्ट होना, किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। ऐसे ही यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई भी मटेरियल है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी मटेरियल है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन, ये चार्जेस है फ्लो हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें जो है मटेरियल में करंट फ्लो हो रही है। अब ये करंट कितनी फ्लो होगी, इसका जो कंट्रोल है किसके पास है? दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। हम यहाँ से वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। अब ये करंट कितनी फ्लो होगी किसी भी मटेरियल में, दैट इज अपोज्ड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी को हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसकी जो फार्मूला है, अब हमें क्या है, कोई भी मटेरियल है जो ये रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, दैट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लेंथ। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस का ज़्यादा वैल्यू होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इसमें क्या क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। जितनी लेंथ बढ़ेगी मटेरियल की, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है मटेरियल का, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ऐसे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ से जो है, यहाँ से है लेंथ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो जो वहाँ से फार्मूला आएगी, आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है दैट इज आर इज इक्वल टू रो टाइम्स एल बाई ए, ठीक है। ये रो क्या है? दैट इज रेजिस्टिविटी, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी,
अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है हम आगे डिफाइन करेंगे। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की फार्मूला रो टाइम्स एल बाई ए। इसका मतलब आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आर इज नाउ इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो रो है दैट इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसका जो यूनिट है दैट इज ओम मीटर। ये आपको याद रखना है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे इस फार्मूला से जो है रो विल बी इक्वल टू आर टाइम्स ए डिवाइड बाई एल। ठीक है, आर टाइम्स ए डिवाइड बाई एल। तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एरिया यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर आएगा, मीटर एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा ओम मीटर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, एक है लेंथ, जो मटेरियल की लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। अभी मैंने बोला शेप एंड साइज, शेप एंड साइज यही है, इसका मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करती है। अब क्या है लास्ट पैरामीटर, दैट इज टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अब टेम्परेचर का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इस पे, रेजिस्टेंस पे, ये डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, मटेरियल कौन सा है। ठीक है, जैसे हम क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, तो उनकी अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग डिपेंडेंस है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, वो हम आगे देंगे। अब यहाँ पे टर्म आई थी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे हमने बोला कि रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ये मटेरियल के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ना, ये इट इज़ एक्चुअली द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल इटसेल्फ पे डिपेंड करता है, मटेरियल किस नेचर का है, हाउ स्ट्रांगली इट अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये ऐसे नहीं है कि लेंथ चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे। ये फॉर एग्जांपल अगर हम एक मटेरियल का एक थोड़ा सा कट कर लेंगे, थोड़ा एक छोटा सा कट कर लेंगे एक क्यूबाइड की तरह, जिसकी लेंथ है वन यूनिट, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने एक मटेरियल का लिया, और जो इस जो छोटे से इस क्यूबाइड जो हमने लिया, अब ये क्यूबिक स्ट्रक्चर किसी मटेरियल का लिया, अब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी डिफाइंड एज स्पेसिफिक। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस जिसके स्पेसिफिक डायमेंशंस हमने लिए होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक यूनिट डायमेंशन लिया 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, तो इसकी जो रेजिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है, जैसे रेजिस्टेंस है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल, ठीक है, टू द करंट फ्लो, ऐसे ही है जो उसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है, दैट इज कंडक्टेंस। वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस अपोजिशन है, ये तो है ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ये कोई भी मटेरियल कितना एलो करता है करंट को, दैट इज इट इज कंडक्टेंस। ठीक है, ऐसे ही है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मैंने आपको बोला इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि ये कितना करंट को अपोज करता है। अब कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी अपोजिशन है तो कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। कौन सा कोई भी मटेरियल कितना अलो करता है करंट को फ्लो होने में, दैट इज इट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट जो है रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, और जो यूनिट है कंडक्टिविटी का दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब यहाँ पे ओम इनवर्स के बदले हमने साइमन लिया है, ठीक है, जिसको हम ओम इनवर्स को मोह भी कहते हैं, और यहाँ पे साइमन, जॉर्ज साइमन जिसने ओहम्स लॉ वगैरह दिया, तो उसी के नाम पे यूनिट्स हमने रखे ओहम, और यहाँ पे साइमन। तो साइमन क्या है, ओहम यूनिवर्स। ठीक है, और यहाँ पे मीटर यूनिवर्स, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है उसके यूनिट्स जो आएंगे दैट इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, बोथ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नॉट ऑन इट इज शेप एंड साइज। शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उस ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, मटेरियल इटसेल्फ पे डिपेंड करते हैं ये किस नेचर का मटेरियल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे ओहम्स लॉ पे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं इसमें जल्दी जल्दी में, थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस और ये थोड़े से कंसेप्ट्स हम देख रहे हैं। तो अब देखते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट जो जॉर्ज साइमन ओहम ने जो लॉ दिया है किसी भी रजिस्टर के लिए,
तो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन है इसके लिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। करंट जो मटेरियल में पास होगी, जो करंट मटेरियल में फ्लो होगी, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें करंट जो फ्लो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज, जो हम यहाँ से अप्लाई वोल्टेज करेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये करंट जो फ्लो होगी इस मटेरियल में, दैट विल डिपेंड अपॉन वोल्टेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो रखा हमने रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसका मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और करंट इज इक्वल टू 1/r टाइम्स v। तो यहाँ पे जो 1/r है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। r क्या है, r इज द रेजिस्टेंस, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया। अब अगर हम इस तरह ये r को इस साइड लेंगे तो v विल बी इक्वल टू IR, जो आपने ऑलरेडी सुना होगा, जो आपको याद होगा, v इज इक्वल टू IR, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, ये रिलेट होती है किसके साथ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या होता है, स्लोप होता है, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो इसका ग्राफ आएगा, तो यहाँ से अगर हम y लेंगे, यहाँ से x लेंगे, तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो m है, m इज द स्लोप, स्लोप क्या होता है, एंगल, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीज, ठीक है, रेफरेंस एक्सीज। तो अगर यहाँ से अब वोल्टेज है, यहाँ से करंट है, तो यहाँ से जो स्लोप मिलेगा m विल बी इक्वल टू r, ठीक है। तो r कितना है, v डिवाइड बाई i। तो अगर स्लोप निकालना होगा किसी भी ग्राफ का, किसी भी कर्व का, हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे वोल्टेज है, बेस क्या है, करंट, तो r विल बी इक्वल टू v बाई आई। तो यही तो स्लोप है। स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, जैसे आपने देखा होगा dy बाई डी एक्स मैथ में, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर, यही तो स्लोप होता है ना, किसी भी कर्व का यही स्लोप होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ओम्स लॉ की जो इक्वेशन है, तो ये रिलेट होती है विथ रेस्पेक्ट विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जो भी हमें एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रिक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा, जिसकी जो रिलेशन होगी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अगर वो लीनियर रिलेशन होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, तब हम मानते हैं कि ये ओम्स लॉ इसके लिए वैलिड है, ठीक है। जैसे रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड है, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है। अब देखते हैं की पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, मैंने ऑलरेडी बोला, ये जो कंडीशन है इसके लिए, ओम्स लॉ के लिए पहली कंडीशन जो है दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन जो है, अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगी, जो आप अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी, ठीक है। आर इज कांस्टेंट, कोई भी मटेरियल हमने लिया, इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज फिक्स्ड, तो अगर हम आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ जाएगी। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, जो वोल्टेज और करंट की ग्राफ है, जो उसका स्लोप निकालेंगे दैट विल गिव अस रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बोला tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा होता है ना स्लोप, दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो हमें दिएगा, ये मिलेगा वहां से क्या, वोल्टेज जो है बाय करंट। तो अब जो है वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये जो वी आई ग्राफ है ओम्स लॉ के हिसाब से, जो वी आई इक्वेशन जो है, रिलेशन जो है, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन मींस दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं ओम्स लॉ कहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला जिस एलिमेंट में जो करंट वोल्टेज रिलेशन है दैट विल बी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वो तो उसमें वैलिड है ओम्स लॉ, जिसमें नहीं तो उसमें क्या ओम्स लॉ इनवैलिड है, ठीक है, वायलेट होता है। तो अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर्स में क्या आता है, डायोड्स, ठीक है। डायोड्स जो है उनकी जो रिलेशन है करंट वोल्टेज रिलेशन, वो नॉन लीनियर है। ऐसे ट्रांजिस्टर्स, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, अगर आपने डायोड का ग्राफ देखा होगा तो डायोड की जो रिलेशन होती है ऐसी होती है, ठीक है। आपने देखी होगी, यहाँ से वोल्टेज है, यहाँ से करंट है, तो करंट वोल्टेज रिलेशन जो है दैट इज नॉन लीनियर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ मैच नहीं होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप है, ठीक है, यहाँ तक कंडक्ट नहीं कर रहा है डायोड, तो उसके बाद यहाँ ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर ग्राफ है, तो इसका मतलब डायोड में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ऐसे ही ट्रांजिस्टर्स में अगर आप देखेंगे वोल्टेज करंट, इलेक्ट्रोलाइट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो आई होप आपको ओम्स लॉ समझ आया हुआ है, और कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे इनवैलिड है, ठीक है। और जो स्लोप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो है वो हमें रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, अब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। मैंने आपको ऑलरेडी बोला रेट क्या डिफाइन करता है, किसी भी पैरामीटर को का चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, किस रफ्तार से एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी इक्विपमेंट में, दैट विल डिफाइन पावर। और वर्क इज डन, रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो किस रफ्तार से काम हो रहा है किसमें, किसी भी सर्किट में। तो ये काम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराना, वहाँ से पोटेंशियल देना, वहाँ से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे। तो किस रेट से हो रहा है ये, दैट विल डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सिंपली रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, इन ए सर्किट। अब अगर आप देखेंगे पावर की रिलेशन, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। दूसरी रिलेशन है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो सभी जो इनका जो यूनिट है दैट इज वाट। अगर आप देखेंगे पावर का जो यूनिट है दैट इज वाट। तो वाट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वाट। 1 वाट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाई 1 सेकंड। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, तो हम डिफाइन करेंगे दैट विल डिफाइन 1 वाट पावर। ठीक है, तो ये बहुत सारे रिलेशंस है पावर की। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वेशन फॉर पावर। तो आप इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, तो हाइस्ट पावर मीन्स फास्टर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम फास्ट रेट पे एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं हीटिंग, जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनमें जब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं फास्ट रेट पे तो ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट टर्म जो है इसकी, जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें टाइम पैरामीटर आ गए। अभी आपने पावर देखा, रेट एट विच वर्क इज डन। अब हम देखेंगे फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, दैट विल डिफाइन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हम जैसे हम घरों में ये पावर यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कितना पावर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट डिफाइन्स द एनर्जी हमने कितनी कंज्यूम की घर पे। ठीक है, इसका जो यूनिट है दैट इज जूल। जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपने सुना होगा 1 किलोवाट आवर, या हम घरों में एक ये जो यूनिट्स के बिल पे कर रहे हैं तो वो एक यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। जब हम 1 किलोवाट लोड 1 आवर के लिए कंज्यूम करेंगे, एक किलोवाट लोड 1 आवर के लिए कंज्यूम करेंगे, तो दैट विल डिफाइन 1 किलोवाट आवर। व्हेन 1 किलोवाट लोड इज कनेक्टेड फॉर 1 आवर, ठीक है, तभी बनता है ये 1 किलोवाट आवर, दैट इज 1 यूनिट। वही एक यूनिट होता है जो हमें पे करना पड़ता है 1 यूनिट का बिल। तो वो क्या होता है, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट, इसका और एक नाम है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी है सेम एज 1 किलोवाट आवर। और इन टर्म्स ऑफ जूल ये कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, या 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मुझे लग रहा है कि आज हम वाइंड अप करेंगे यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।